हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? वाई इम्पोर्टेंट ईरान फॉर इंडिया, अर्थात इंडिया के लिए ईरान इम्पोर्टेंट क्यों है और क्यों ईरान के अंदर सेलिब्रेशन किया जा रहा है ऑन द डेथ ऑफ इब्राहिम रईसी। क्यों वहाँ पर खुशी मनाई जा रही है और क्यों वहाँ पर दुख मनाया जा रहा है, दोनों का खुलासा करेंगे। और साजिश का खुलासा हो चुका है कि इनकी डेथ क्यों हुई थी, आप लोग को बताएंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट, ये हमारा टेलीग्राम है, ये उसका स्कैन कोड है, आप इसको स्कैन करके भी हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। और यदि यहाँ से स्कैन नहीं हो पाए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहाँ पे लिंक दिया होगा, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो हमारे टेलीग्राम लिंक से। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि इब्राहिम रईसी की डेथ हो चुकी है, ये कंफर्म हो चुका है। क्या इसके पीछे इजराइल की साजिश है या अमेरिका की साजिश है? अमेरिका क्यों हंस रहा था, यह आप लोगों को बताया था जो भी वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट थी। लेकिन अब उस साजिश के पीछे कौन था, किसका हाथ था, सब खुलासा हो चुका है, आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं। आप देख सकते हो कि ईरान डिक्लेयर 5 डेज फॉर, यहाँ पर ईरान ने 5 दिन के लिए शोक संदेश सभा रखा है ईरान के अंदर। वहाँ के जो सुप्रीम लीडर है अयतुल्ला अली, उन्होंने अनाउंस किया है कि 5 दिन के लिए वहाँ पर शोक सभा रहेगी। ऐसी न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है। आप देख सकते हो ये ईरान है और ये ईरान का वो जगह है जहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था ईरान के अंदर, जो कि अब कंफर्म हो चुका है और इनकी डेथ के बारे में भी कंफर्म हो चुका है। और इंडिया स्टैंड विद ईरान, इंडिया ने भी अपना जो पक्ष था, अपना फेवर था, वो स्टैंड था, वो भी क्लियर कर लिया है कि इंडिया स्टैंड खड़ा है ईरान के साथ। पीएम मोदी ने सांत्वना दी है प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की डेथ पर ईरान को। आप देख सकते हो ये एनडीटीवी की न्यूज़ है, काफ़ी न्यूज़पेपरों में इसको खूब बहुत कवर किया गया है, मिंट में भी इसको कवर किया गया है कि इंडिया किसके साथ खड़ा है, ईरान के साथ खड़ा है इन दिस टाइम ऑफ सैरो, इस दुख के समय में। पीएम मोदी और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने भी सांत्वना दी है उनकी डेथ के ऊपर, इब्राहिम रईसी ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं। लेकिन ये दुख का समय है, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि इंडिया के लिए ईरान इंपॉर्टेंट क्यों है? तो काफ़ी चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो ऑयल के लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो ये एक कौन सा देश है, मुस्लिम देश है, और मुस्लिम देशों में अपनी जगह बनाने के लिए भी ईरान के लिए ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन उनमें से भी एक है, आप देख सकते हो चाबरा बंदरगाह। अभी ईरान और इंडिया के मध्य 10 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हुआ था। अब वो जो एग्रीमेंट हुआ था पूरी तरह से इंडिया इसको यूज कर सकता है, चाबरा पोर्ट को। ये 10 साल का एग्रीमेंट हुआ था और 10 साल बाद ये ऑटोमेटिकली रीन्यू हो जाएगा। क्यों रीन्यू हो जाएगा? क्योंकि ऐसा एग्रीमेंट बोला गया। और चाबरा ही इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले क्योंकि चाबरा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मुंबई के नज़दीक है, पहली बात, समुद्री मार्ग है। यहाँ पर ये पाकिस्तान पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ भारत के अच्छे रिलेशन नहीं है, तो भारत को अफगानिस्तान जाने के लिए, ऊपर रूस जाने के लिए, तो ये रास्ता नहीं ले सकता क्योंकि पाकिस्तान जगह नहीं देगा। तो चाबरा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चाबरा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जो रास्ता है चाबरा, ये ईरान से होते हुए सीधे इधर को निकलते हुए अर्मेनिया होते हुए यहाँ पर आसानी से कहाँ पर पहुँच सकता है, रसिया पहुँच सकता है। जैसा कि आप लोग को पता है, मैंने पीछे भी सेशन में बताया था आप लोगों को कि भारत यदि रसिया व्यापार करेगा, रसिया में जाना चाहेगा, तो मुंबई के माध्यम से, चेन्नई के माध्यम से, पोर्ट के माध्यम से यहाँ से जाते हुए ये वाला वे अपनाता है। तो ये वाला इतना बड़ा पड़ जाता है, बहुत बड़ा। तो फिर यहाँ पे जिब्राल्टर से होते हुए, स्पेन से होते हुए मेडिटेरेनियन सी में जाता है, फिर यहाँ पे काला सागर आता है, फिर यहाँ पर पहुँचता है रूस में। तो ये रास्ता इतना लंबा हो जाता है। और जैसा कि पता है कि समुद्री वे है, समुद्री वे में जाएंगे तो खतरे तो ऑलरेडी मोस्टली आते ही आते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है चाबरा बंदरगाह ईरान का। इसलिए भारत के लिए ईरान यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है चाबरा बंदरगाह को लेकर, क्योंकि इस चाबरा बंदरगाह के माध्यम से सीधे सीधे ईरान में एंटर करेगा, इधर अफगानिस्तान निकल जाएगा, तो उधर कहाँ पर चला जाएगा, रूस चला जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेस्ट वे हो जाता है ट्रेड के लिए, भारत के लिए। आगे चलते हैं। तो आप देख सकते हो ईरान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सेंक्शन भी लगाए थे। हालांकि भारत पे भी ये बात बोली थी अमेरिका ने कि आपके ऊपर भी सेंक्शन लगाएंगे यदि आपने ईरान से ऑयल लिया या चाबरा बंदरगाह पर या चाबरा पोर्ट पर आपने डील की। लेकिन भारत ने सेंक्शन का दरकिनार विरोध किया और उसको ध्यान में ही ना देखते हुए ईरान के साथ अपने रिलेशन को कायम रखे। आगे चलते हैं। तो ऑयल के साथ भी बात हुई थी। अब ये जो ईरान है, ईरान आप समझ सकते हो भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। कि जैसा आप लोग को बताया, अभी हाल ही में ईरान कहाँ पर गया था, पाकिस्तान गया था। वहाँ पर पाकिस्तान में विजिट हुई थी। ईरान के जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी, वर्तमान में इस समय नहीं रहे, तो वहाँ पर जो बात हुई थी, ट्रेड के लिए गए थे, इन्वेस्ट के लिए गए थे। लेकिन पाकिस्तान ने वहाँ पर क्या किया, भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश की और कश्मीर का मुद्दा उठाने की बात की। पाकिस्तान में जो शरीफ वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बार बार
कश्मीर का मुद्दा वहाँ पर उठाया और रहीसी से भी ये बात की आप भी इस पर बात बोलें, जवाब दें, लेकिन रहीसी ने कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि भारत रहीसी के लिए इंपॉर्टेंट था, रहीसी भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रहीसी समझते हैं कि ईरान और भारत एक दूसरे के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कश्मीर का मुद्दा बिल्कुल भी नहीं उठाया रहीसी ने, जबकि पाकिस्तान ने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा विलाप किया था कि ये उठाएंगे, बार बार बोलेंगे, लेकिन मीटिंग हुई, इन्होंने कोई बात कश्मीर की नहीं छेड़ी पाकिस्तान के अंदर। तो आप यहाँ पे भी समझ सकते हो अब ईरान का क्या फ़ायदा है, क्योंकि ईरान का फ़ायदा इसलिए जैसा कि भारत में होस्ट हुआ था, अभी SCO संघाई कॉरपोरेशन है, ये होस्ट हुआ था। तो होस्ट करने के बाद ईरान को मेंबरशिप देने के लिए, न्यू परमानेंट मेंबर बनाने के लिए SCO का यहाँ पर बात की थी भारत ने, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ईरान के लिए। आगे चलते हैं। आप सबसे पहले ये फ़ोटो देखिए, आप ये फ़ोटो देखिए और फिर ये फ़ोटो देखिए। ये ईरान की ही तस्वीर हैं दोनों की दोनों, ये पहली तस्वीर है और ये दूसरी तस्वीर है। ये पहली तस्वीर पे अभी आगे जाके बात करेंगे, लेकिन आप यहाँ पर दूसरी तस्वीर देखिए। सबसे पहले ये ईरान के अंदर के फ़ोटो के ऊपर जूतों से चला जा रहा है उनके डेथ के बाद, क्योंकि वहाँ पर इनको मरने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुशी बनाई थी। मैंने पिछले ही सेशन में बताया था, बहुत से लोगों ने वहाँ पर दुख भी बनाया था। आप जाके मेरा लास्ट सेशन देख सकते हो, इन्हीं के ऊपर डाला था। वहाँ पर लोगों ने प्रार्थनाएं की थी पूरी रात भर कि ये ठीक हो जाएं, लेकिन नहीं बच पाए। तो एक तरफ तो दुख बनाया जा रहा है और एक तरफ खुशी बनाई जा रही है। आप फिर ये वीडियो देखिए। ये आप देख सकते हो ईरान के अंदर कैसे खुशियां मनाई जा रही है उनके डेथ के बाद, झंडे लहराए जा रहे हैं, सड़कों पर घूमा जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है बाकायदा। फिर आप दूसरी वीडियो भी देखिए साथ के साथ, किस तरह से पटाखे फोड़े जा रहे हैं। ये डेथ के बाद हो रहा है सारा कुछ, किस तरह से पटाखे फोड़े जा रहे हैं। आप सबसे पहले इस फोटो पर बात करते हैं। सबसे पहले आप ये जो है पोस्ट किया गया था ट्विटर पर, ये बलोच यानी पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं मुस्लिम और इजराइल का सपोर्ट करते हैं, जो झंडा लगाया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, ये पूरी इन्होंने रामकथा लिखी हुई है, लेकिन हम इस पर बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सीधे शॉर्ट में बता देता हूँ आप लोग को। ये एक छोटी बच्ची है और ये उसके पिताजी है। इनके पिताजी ने उस समय वहाँ के जो प्रेसिडेंट है रहीसी, उनके ऊपर एक कमेंट किया था, एक पोस्ट किया था। वो कमेंट या पोस्ट रहीसी को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने फैसला सुना दिया, क्योंकि वे जज रह चुके हैं। उन्होंने फैसला सुना दिया इनको मौत का, और क्रेन के ऊपर इनको फांसी दे दी गई। जब फांसी दी जा रही थी तब ये बच्ची अपने पिता को बड़े प्यार से देख रही थी। अब इसके पिता को अच्छी तरह से पता था कि उनकी डेथ होने वाली है, वो मरने वाले हैं, और अपने बेटे के चेहरे पर उदासी देखते हुए वो उसको खुश करने की कोशिश कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा भावात्मक ये फ़ोटो है, आप देख सकते हो यहाँ पर। अब आपने इस फोटो का एक साइड देखा, एक फेस देखा, अब इसके दूसरे फेस पे जानते हैं जो इसकी रियलिटी है। तो आप देख सकते हो, इसको एक न्यूज़पेपर ने छापा है यहाँ पर, वार्ता 24 ने। ये फोटो सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है, तो आप देख सकते हो। इसको आगे चलते हैं। ये इसकी वो घटना है कि सोशल मीडिया पर क्यों वायरल बताया जा रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को पीछे बताया, उस एक शख्स ने वहाँ पर बताया था जो लड़की थी। अब इसकी सच्ची घटना पर चलते हैं। तो ये जो फोटो है ये माजिद कावोसिफिर का है, जो उसे फांसी पर लटकाया जा रहा है। और इनको फांसी पर इसलिए लटकाया जा रहा है, ये है ईरानी, इसको फांसी पर इसलिए लटकाया जा रहा है क्योंकि इसने अपने भतीजे हुसैन के साथ मिलकर एक न्यायाधीश की हत्या कर दी थी। इस आधार पर इसको हत्या दी जाती है और 2007 में इसको सार्वजनिक रूप से क्या कर दिया जाता है, फांसी पर लटका दिया जाता है। ये इसकी हकीकत है। अर्थात हम कह सकते हैं ये जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है बलोच के माध्यम से, जो ट्विटर पे पोस्ट किया गया है, ये पूरी तरह से मिसलीड करता है, अर्थात ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, आगे चलते हैं। और खुशी क्यों बनाई जा रही है, आप समझ सकते हो। खुशी इसलिए बनाई जा रही है वहाँ पर क्योंकि ये पहले जज थे और इन्होंने बहुत सारे ऐसे जजमेंट दिए थे जिससे लोग वहाँ से खुश नहीं थे। बहुत सारे लोगों को मारने के लिए भी सुना दिया था, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा इनका विरोध भी हुआ था। आप सोच सकते हो कि किस तरह से खुशी बनाई जा रही है, इसी बात को लेकर बनाई जा रही है क्योंकि इन्होंने जो डिसीजन वहाँ पर लिए। अब यदि इब्राहिम रहीसी की बात करें तो आप विकिपीडिया पे भी देख सकते हो। इब्राहिम रहीसी, इनका जन्म कब होता है, 14 दिसंबर 1960 को होता है। मृत्यु आप लोगों को पता है मई 2024 में हो जाती है इनको। अब यदि आगे चलते हैं तो आगे इनका यदि जुडिशियल कैरियर देखें तो इनको प्रोसिक्यूटर के तौर पर 1981 में अपॉइंटमेंट किया गया था। और यदि फिर आप नीचे की तरफ आओगे थोड़े से तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इनका जो निक नेम है, आप यहाँ पर देख सकते हो, तो किस नाम से है, बूचर ऑफ तेहरान, अर्थात तेहरान का बूचर या कसाई कह सकते हो। तो वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ऐसे जजमेंट दिए थे, इसलिए इनको बूचर ऑफ तेहरान कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसलिए वहाँ पर विरोध किया जा रहा है इनका। और
खुशी बनाई जा रही है कि ये इस समय दुनिया में नहीं रहे। हालांकि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया के लिए काफ़ी अच्छे रहे हैं, अच्छे रिलेशन मजबूत किए हैं इन्होंने। अब इनके जो डेथ है, जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसका पता चल चुका है कि ये जो क्रैश हुआ था ये टेक्निकल फेलियर था। इसमें ना इसराइल का हाथ था ना अमेरिका का। और ये जो रिपोर्ट छापी है ये खुद ईरान के स्टेट मीडिया की रिपोर्ट है, वहाँ पर छापी गई है। अब आगे चलते हैं तो देखा जाए इसमें जो प्रेसिडेंट, अब जो वाइस प्रेसिडेंट है, अब उनको बना गया मोहम्मद मुखबर को वहाँ पर बना दिया गया है। अब डेथ कम वहन टेंशन ग्रिप, यानी मिडिल ईस्ट एशिया में अब इनके डेथ के बाद कुछ टेंशन आएंगी। लेकिन अब हेलीकॉप्टर की बात करें तो जो हेलीकॉप्टर है बेल 212 एयर 1960 में कनेडियन मिलिट्री द्वारा इसको अपग्रेड किया गया था और इसमें केवल 15 लोगों के बैठने की सीट थी। आप यहाँ पे देख सकते हो 1968 में 15 लोगों के बैठने की वहाँ पर सीट थी। हालांकि वहाँ पे 5 और कुछ क्रू मेंबर थे, वो सब मारे गए थे जो क्रैश हुआ था। यूएस में इसको डिजाइन किया गया था। तो अब आते हैं हु इज मोहम्मद मुखबर। ये इस समय अंतरिम प्रेसिडेंट यानी अंतिम राष्ट्रपति वहाँ पर बनाए गए हैं इब्राहिम रईसी की डेथ के बाद। ये वो व्यक्ति हैं जो इस समय उप राष्ट्रपति हैं, लेकिन अब इनको अपॉइंटमेंट किया गया है रईसी की डेथ के बाद राष्ट्रपति के तौर पर। आर्टिकल 131 जो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बाकायदा प्रोविजन दिया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट को ही वहाँ पर प्रेसिडेंट बनाया जाएगा यदि ऐसी कोई दुर्घटना होती है। और उसमें यह भी बताया गया है कि 50 दिन के अंदर इनको, यहाँ पे देख सकते हो अपॉइंटमेंट किया गया है, फिलहाल इनको यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया गया है, लेकिन 50 दिन के अंदर ऐसी दुर्घटना होने पर दोबारा राष्ट्रपति चुनाव कराए जाने चाहिए, यहाँ पर यह बात बोली गई है। आगे चलते हैं तो अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, क्या रईसी की डेथ के बाद, जो इब्राहिम रईसी उनकी डेथ के बाद भारत के रिलेशन मजबूत होंगे या अच्छे होंगे या बुरे होंगे? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं ओम शर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। आपको क्लास कैसे लगी ज़रूर बताना।